मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में 115 बार पेपर लीक हुए हैं और उसमें एक बहुत बड़ा संख्या ऐसे पेपरों का है जो कि अपॉइंटमेंट्स के साथ जुड़े हुआ। आपने इस पूरे प्रोटेस्ट को किस तरह से देखा और लोगों को किस तरह से समझा इसको? ये जो मूवमेंट खड़ा हुआ है ये भारतीय इतिहास के एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पे खड़ा हुआ है। भारत में विशेष रूप से श्री राजीव गांधी के सरकार के बाद एक ऐसी आर्थिक नीति अपनाई गई जो जवाहरलाल नेहरू के आर्थिक नीति से अलग थी, भिन्न थी। इसका सीधा सीधा नतीजा ये हुआ कि जो शिक्षित नवयुवक थे, मध्यम वर्ग और उसके नीचे, उनके लिए रोज़गार की एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है। और जैसे अर्थव्यवस्था का निजीकरण हुआ वैसे ही शिक्षा का भी निजीकरण हुआ, और पहले स्कूली शिक्षा में और बाद में उच्च शिक्षा में, क्योंकि लोग को मालूम था ये होगा तो स्टूडेंट जो है वो प्रोटेस्ट करेगा। प्रोटेस्ट नहीं करेगा इसका कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि जितनी भी ये नीतियाँ आ रही थी ये पोस्ट इमरजेंसी नीतियाँ थी, और इमरजेंसी में छात्रों ने कैसे आंदोलन करके देश की राजनीतिक दिशा को बिल्कुल बदल दिया था वो इनको मालूम था। अब ये जो नीतियाँ आईं ये नीतियाँ न्यूट्रल नहीं थी, और इसका नतीजा ये हुआ कि आप देखेंगे कि जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन बढ़ता है और उसके साथ जो नए प्रकार के रोज़गारों का उदय होता है, वहाँ एक विशेष वर्ग के लोगों का जो एक विशेष प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते हैं उनका दबाव बढ़ता है। ये एक पृष्ठभूमि थी जिसको समझना बहुत ज़रूरी है अगर हम पेपर लीक्स को समझना चाहते हैं। पेपर लीक भारत में राजीव गांधी के समय से शुरू नहीं होता है, वो शुरू से था, लेकिन जो पेपर लीक्स पहले होते थे वो स्थानीय स्तर पे वो पूरी व्यवस्था पे उतना बड़ा प्रभाव नहीं करते थे, और जो पेपर लीक होता है वो इंडस्ट्रियल स्केल पे होता है, और ऐसा होगा कि पूरे भारत को झकझोर के रख देगा, क्योंकि जब पेपर लीक होता है तो वो पेपर सब कोई नहीं खरीद सकता है। लीक पेपर खरीदने के लिए आपको 30 लाख, 40 लाख, 20 लाख ऐसा पैसा चाहिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात है, संजीव मुखिया जिनको कहा जा रहा था कि ये मास्टरमाइंड है, उनके खिलाफ इनको कोई सबूत ही नहीं मिला, जबकि वो कई महीनों तक अंडरग्राउंड घूमते फिर रहे थे। एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो इसके पीछे काम कर रहा है। एक दूसरा संकट था जो यूथ को फेस कर रहा था, वो था बेरोज़गारी का संकट, और यही कारण है कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो इस असंतोष को टैप करने में सफल हुई। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट, पहले एचआरडी और ये, तो इस पे आरएसएस की इतनी सख्त नज़र क्यों है? आरएसएस की शिक्षा पे बहुत दिनों से नज़र है। शिक्षा मंत्रालय दे दिया तो 30 साल तक लोगों के दिमाग का ये दही कर देंगे। तो अगर आप शिक्षा में निजीकरण की नीति को बढ़ाते रहेंगे तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पेपर तो लीक होंगे ही होंगे। इतनी मजबूत सरकार, चाणक्य नीति कही जाती है, तो क्या ये जो अंडर करंट चल रहा था इसको कैलकुलेट नहीं कर पाई या खुद होने दिया? इसको लोग बड़ा कंफ्यूज हैं कि एक बार जब आदमी दूध से जलता है ना तो फिर छाछ भी फूक फूक के पीता है। बीजेपी को भी ये लग रहा था कि हम सीजेपी को कंट्रोल कर लेंगे। करप्शन तब तक होगा जब तक समाज में राजनीति असमानता पर आधारित है। यहाँ उन्होंने जो यूथ का असंतोष था ना उसको अंडर एस्टिमेट कर दिया। यूथ ने देखा कि जो आराम से बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, इतनी मुश्किल से 19 दिन हड़ताल चला, बच्चों ने तो 23 दिन तक हड़ताल किया, किसी को कुछ नहीं बोल रहे हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, ऐसे कोई बात नहीं कर रहे हैं जो कि असामाजिक हो या समाज में असंतोष फैलाए, उनको आप इस बर्बरता से पीट रहे हो। और उससे जो जन सैलाब पैदा हुआ उसका ऐसा प्रेशर पड़ा कि वांगचुक के थ्रू जो कॉम्प्रोमाइज़ की गुंजाइश थी वो ख़त्म। और ये इस छात्र आंदोलन की जितनी तारीफ़ इस पे की जाए कम पड़ेगी। मतलब समझ रहे हैं आप कि ऐसा आदमी जो बच्चों के डर से छिपा बैठा, और उसके बाद आप देखिए जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो छात्र 23 दिन तक धरने पे बैठे थे, वांगचुक साहब तो 19 दिन ही बैठे, जो 23 दिन तक धरने पे बैठे थे वो डायस पे थे, और डायस पे जब गए बीजेपी ने समझ लिया
कि अब हालत ये हो गई है कि अब हमने टैक्टिकल रिट्रीट नहीं किया तो ये आंदोलन हमारे हाथ से निकल के ऑपोजिशन के हाथ में चला जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज हम जो चर्चा करेंगे, जो समझने की कोशिश करेंगे, वो जंतर मंतर पे युवाओं के प्रोटेस्ट को समझने की कोशिश करेंगे। हम इसको सीजेपी प्रोटेस्ट भी नहीं कह रहे क्योंकि इसमें कई और आंदोलन थे, और जब हम लोगों ने वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट की थी तो हमें वहाँ पर ऐसे कुछ युवा मिले थे जिनकी मुलाकात जंतर मंतर पे हुई थी और वो लोग भी अनशन पर बैठ गए थे। भले ही उनको उस तरह से ना पब्लिसिटी मिली, ना ही किसी मीडिया ने उन्हें कवर किया। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि दिल्ली हमेशा इस तरह के प्रोटेस्ट में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। हमने इसको मंडल कमीशन से देखा है जब हम छोटे थे, और लेकिन इस प्रोटेस्ट में दिल्ली इतनी जल्दी इनके साथ नहीं जुड़ पाई। इसका भी कारण हम जानेंगे। भले ही शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा हो गया है, लेकिन क्या समस्या सिर्फ इतनी ही थी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक? ये पेपर लीक पूरा क्या है? क्या इसके पीछे कोई इंडस्ट्रियल लीक जैसे शब्द जो अब जुड़ चुके हैं, इसका क्या अर्थ है? इस सब को समझने के लिए, आपसे साझा करने के लिए आप देख सकते हैं हमारे साथ कुमार संजय सिंह हैं। साहब, बहुत बहुत शुक्रिया दा स्वतंत्र से जुड़ने के लिए। आपने इस पूरे प्रोटेस्ट को किस तरह से देखा और लोगों को किस तरह से समझा इसको? पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगा मुझे बोलने का अवसर देने के लिए। दूसरी बात यह है कि ये जो स्टूडेंट्स का जो अभी मूवमेंट हुआ था, आंदोलन हुआ था, वो क्यों हुआ था, उसकी सांगठनिक प्रक्रियाएं क्या थीं, उसके चरण क्या क्या थे, और अब वो किस दिशा में विकसित हो सकता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो मूवमेंट खड़ा हुआ है, ये भारतीय इतिहास के एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पे खड़ा हुआ है, जो ये निर्धारित करेगा कि इस देश में आम जनता की जो मांग है और आम जनता के जो आंदोलन है, क्या वो राजनीतिक नीतियों में एक मौलिक परिवर्तन के लिए सक्षम है या नहीं है। और इसी के मद्देनज़र मैं अपने जो विचार हैं उसको डेवलप करने की कोशिश करूँगा। जी जी। तो सबसे पहला जो इसमें इंटरेस्टिंग बात है ये समझने का कि ये मूवमेंट हुआ क्यों। जी। और अमूमन अगर आप न्यूज़पेपर्स देखेंगे या सोशल मीडिया पे भी जिस तरह की बातचीत चल रही है, वो इसको ट्रेस करते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जब कॉकरोच की बात की थी, और उसके बाद जिस तरह से युवा पीढ़ी ने उस आलोचना या कटाक्ष को एक अपने प्रतीक के रूप में अपना लिया और उससे मूवमेंट शुरू हो गया, कॉकरोच जनता पार्टी। ये कुछ हद तक सही है, पूरी तौर पे सही नहीं है, क्योंकि ये जो आंदोलन हुआ है इसका भारतीय जो पॉलिटिकल इकॉनमी है जी, उसके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण लिंक है, जो चर्चा में उतना नहीं आया है जितना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है चर्चा, इस पे हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। क्योंकि भारत में विशेष रूप से श्री राजीव गांधी के सरकार के बाद एक ऐसी आर्थिक नीति अपनाई गई जो जवाहरलाल नेहरू के आर्थिक नीति से अलग थी, भिन्न थी। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो सोशल सेक्टर पे केंद्रित करते थे, वेलफेयर इकॉनमी था, राज्य आम जनता के इसके लिए अपने उत्तरदायी को मानता था और जितना हो सके करता था। परफेक्ट नहीं था, लेकिन ये था। लेकिन जब राजीव गांधी आए तो फिर उदारीकरण की एक प्रक्रिया का आरंभ हुआ, और आप देखेंगे कि
तभी से क्या होता है कि आर्थिक क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्रमशः निजीकरण की ओर बढ़ता है और ये पीक पे जाता है जब वाजपेयी साहब की सरकार आती है, और फिर जब मोदी साहब की सरकार आती है तब तो इसका एक बहुत विकृत रूप हो जाता है, जिसको हम लोग क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, जहाँ सिर्फ निजीकरण नहीं हो रहा है बल्कि कुछ ऐसे घराने हैं जिनके हाथ में देश की संपदा लगभग मुफ्त में सौंपी जा रही है, और जिसके चलते अर्थव्यवस्था में एक मोनोपोली तैयार हो रही है। इसका सीधा सीधा नतीजा ये हुआ कि जो शिक्षित नवयुवक थे, मध्यम वर्ग और उसके नीचे, उनके लिए रोज़गार की एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है। ये एक फैक्टर है। एक दूसरा फैक्टर है कि जब ये आर्थिक नीतियां बदलती हैं तो साथ ही साथ शैक्षणिक नीतियां बदलती हैं, और जिस तरह से आप देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में मोनोपोलीज क्रिएट होना शुरू होती हैं, अंबानी, फिर बाद में अडानी। अंबानी का जो उदय है वो राजीव गांधी के टाइम से शुरू हो जाता है। जो कॉरपोरेट वॉर्स होते हैं, उसी मोनोपोली की प्रक्रिया आपको शिक्षा के क्षेत्र में भी दिखाई देती है, और जैसे अर्थव्यवस्था का निजीकरण हुआ वैसे ही शिक्षा का भी निजीकरण हुआ, और पहले स्कूली शिक्षा में और बाद में उच्च शिक्षा में भारी मात्रा में निजी प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, लाया गया। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब ये होता है तो एक और चीज़ होती है जो बहुत रोचक है कि शैक्षणिक नीतियों पर और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जो जॉब्स के लिए आप भरते हैं या प्रोफेशनल डिग्रीज के लिए आप भरते हैं, उनके केंद्रीकरण की प्रक्रिया का आरंभ होता है। पहले ये सब राज्य स्टेट स्तर पे होते थे, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे जब निजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है तो सेंट्रलाइज्ड एग्जामिनेशन का प्रोसेस शुरू होता है। ये कैपिटलिज्म का लॉजिक है। क्लियर है जी। अब ये जो होता है इसके साथ एक और पुछल्ला लगता है, और इस पुछल्ले के दो पहलू हैं। पहला पुछल्ला ये लगता है कि शिक्षा के प्रति जो राज्य का दायित्व है वो हटता है, क्योंकि जाहिर सी बात है निजी प्लेयर आएंगे तो राज्य का दायित्व नहीं रहेगा। और इतना ही नहीं, शिक्षा के ऊपर जो फ़ी के ऊपर कैसे निर्धारित किया जाएगा उस पे भी राज्य के अधिकार को सीमित किया जाता है। और ये प्रक्रिया का आरंभ होता है कि कॉलेजेस ऑटोनोमस होंगे और वो अपने फंड्स को खुद इकट्ठा करेंगे। और खुद इकट्ठा कैसे करेंगे? कुछ तो कैपिटलिस्ट हाउसेस से वो ग्रांट्स लेंगे, और दूसरा कि जो स्टूडेंट है वो पे करेगा। तो फ़ी का जो स्ट्रक्चर है वो बढ़ेगा और बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। अब ये एक बहुत पेचीदा सब्जेक्ट है, इस पे कभी और बात कर लेंगे, लेकिन इतना बोल के मैं आगे बढ़ता हूँ। साथ ही एक दूसरी प्रक्रिया शुरू होती है, क्योंकि लोग को मालूम था ये होगा तो स्टूडेंट जो है वो प्रोटेस्ट करेगा। प्रोटेस्ट नहीं करेगा इसका कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि जितनी भी ये नीतियाँ आ रही थी ये पोस्ट इमरजेंसी नीतियाँ थी, और इमरजेंसी में छात्रों ने कैसे आंदोलन करके देश की राजनीतिक दिशा को बिल्कुल बदल दिया था वो इनको मालूम था। तो आप देखेंगे एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ होता है कि एक प्रक्रिया शुरू होती है जिसमें कैंपस को डीपोलिटिसाइज करने के प्रयास शुरू होते हैं। ये जो राजीव गांधी लाए थे एनपीई, उसमें था, उतना व्यापक रूप से नहीं था। लेकिन जब वाजपेयी साहब की सरकार आती है, जब वो प्रधानमंत्री थे और मुरली मनोहर जोशी शिक्षा मंत्री थे, तो एक इन्होंने रिपोर्ट निकाला
और उस रिपोर्ट का नाम था अंबानी बिरला रिपोर्ट, जिसमें चेयरमैन थे मुकेश अंबानी और बोर्ड में सदस्य थे कुमार मंगलम बिरला, जो दो प्रधान कॉरपोरेट हाउसेज इंडिया के हैं। और इन्होंने निकाला था रिपोर्ट जिसमें ये बात साफ कही गई थी कि किसी को अगर उच्च शिक्षा ग्रहण करनी है तो उसको खुद पे करना पड़ेगा। और लेकिन ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि कैंपस के डिपोलिटिसाइजेशन का उसमें पूरा एक पॉलिसी तय किया गया। और इसी समय आप देखेंगे लिंडो कमीशन का भी रिपोर्ट आया था कि यूनिवर्सिटीज़ को आप डिपोलिटिसाइज करो। तो यूनिवर्सिटी जहाँ से नए विचार निकलते हैं, जाओ राजनीतिक परिवर्तन के दिशा में जाते हैं, उसको ख़त्म करो, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है राजनीतिक चेतना का केंद्र नहीं होना चाहिए, बल्कि यूनिवर्सिटी ऐसे युवकों को तैयार करने का केंद्र होना चाहिए जो कि कदम ताल करते हुए जाएं और पूंजीपतियों द्वारा स्थापित उत्पादन के केंद्रों या सर्विस सेक्टर में अपने श्रम का या अपने कैपेबिलिटीज़ का योगदान करें। तो ये सब आरंभ हुआ था। अब ये जो नीतियाँ आईं, ये नीतियाँ न्यूट्रल नहीं थी, तटस्थ नीतियाँ नहीं थी, क्योंकि इनका प्रभाव जो था पूरे समाज पे एक समान नहीं पड़ रहा था। इनका प्रभाव असमान था। जिनके पास पैसे थे, जिनके पास हैसियत थी, जिनके परिवार वाले राजनीतिक रसूख के थे, उनको तो इससे फ़ायदा था, क्योंकि एक बहुत बड़ा सीट उनके लिए डिफैक्टो आरक्षित हो जा रहा था। जो गरीब लोग थे, मध्यम वर्ग और उसके नीचे के लोग, उनको इससे बड़ा नुकसान था। और इसका नतीजा ये हुआ कि आप देखेंगे कि जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन बढ़ता है और उसके साथ जो नए प्रकार के रोज़गारों का उदय होता है, वहाँ एक विशेष वर्ग के लोगों का जो एक विशेष प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनका दबाव बढ़ता है। ये एक पृष्ठभूमि थी जिसको समझना बहुत ज़रूरी है अगर हम पेपर लीक्स को समझना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, पेपर लीक भारत में राजीव गांधी के समय से शुरू नहीं होता है, वो शुरू से था। लेकिन जो पेपर लीक्स पहले होते थे वो स्थानीय स्तर पे होते थे, वो पूरी व्यवस्था पे उतना बड़ा प्रभाव नहीं करते थे। तो सोच लीजिए कुटीर उद्योग था। लेकिन जब ये नीतियाँ लगती हैं, ख़ास तौर से कुमार मंगलम बिरला, मुकेश अंबानी रिपोर्ट लगता है, तो एक नया फिनोमेना इमर्ज करता है, जहाँ पे एग्जामिनेशन का मोनोपोली अब कुटीर उद्योग नहीं रहता है, एक इंडस्ट्री बन जाता है। और जो पेपर लीक होता है वो इंडस्ट्रियल स्केल पे होता है, वो खुदरा नहीं होता है, व्यापक होता है। और ऐसा होगा कि पूरे भारत को झकझोर के रख देगा। तो ये इस तरह का जो लीक था, वो जो सबसे पहला हुआ था वो 2003 में हुआ था, जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और मुरली मनोहर जोशी जी शिक्षा मंत्री थे। एक बिहार के नौजवान थे, उनका नाम था रंजीत डॉन। वो फार्मास्यूटिकल की कंपनी भी चलाते थे, रैंडॉन। उन्होंने कैट को भी किया था और एम्स में भी स्कैम किया था। मतलब उनका भारतीय शिक्षा के इतिहास में नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि जैसा उन्होंने किया था वैसा उसके पहले कभी नहीं हुआ था। और उनके पास एक व्यापक तंत्र था, वो डॉक्टरों को जानते थे, मेडिकल कॉलेजेस को के जो लोग थे, प्रोफेसर्स वगैरह, उनको जानते थे, मंत्रियों से उनके साथ संपर्क थे, जहाँ से पेपर सेटिंग होती थी वहाँ उनका जुगाड़ था। और उन्होंने ऐसा पेपर लीक किया कि जो MBBS UG का एग्ज़ाम था वो प्रभावित हुआ बहुत लार्ज स्केल पे। और फिर उनको सज़ा हुई, और सज़ा हुई 1.5-2 साल में फिर वो निकल लिए।
अब आप देखिए कि इतना बड़ा अपराध कोई व्यक्ति करता है, इतने सारे लोगों के फ्यूचर्स को ख़त्म कर देता है, कुछ को फ़ायदा भी पहुंचाता है, क्योंकि जिन्होंने पैसा दे दिया उनको तो फ़ायदा पहुंचाते थे, बाकायदा कोचिंग सेंटर्स चलाते थे, पेपर लीक करा के लाते थे, फिर कोचिंग सेंटर लॉक हो जाता था और वो बच्चे उसको वहाँ पे तैयारी करते थे और ठीक एग्ज़ाम के दिन उनको खोला जाता था और फिर वो जाके पास करते थे। तो सज़ा तो बहुत संगीन मिलनी चाहिए थी, उतनी संगीन तो मिली नहीं, उल्टा हुआ। इनके बहुत सारे राजनीतिक पैटर्न खड़े हो गए। 2005 में लोकतांत्रिक जनता पार्टी, जो पासवान साहब की पार्टी थी, उनके टिकट पे ये चुनाव लड़े और 2015 में जब लोकतांत्रिक जनता पार्टी एनडीए का पार्ट थी, तब भी ये लोकतांत्रिक जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े। तो भाजपा की सरकार, पेपर लीक हुआ, जिस व्यक्ति ने पेपर लीक किया और आप चरित्र और आचरण आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है, वो आपके गठजोड़ का उम्मीदवार है। अब आप समझ लीजिए कि ये चल क्या रहा है, क्योंकि एक स्ट्रक्चरल लॉजिक है इसके पीछे। जो नई शिक्षा नीति आई, नई आर्थिक नीति आई, उसका एक विशेष उद्देश्य था और उद्देश्य ये था कि जो संपन्न लोग हैं उनके हितों को तो बढ़ोतरी दी जाएगी, उनके हितों को सुरक्षित रखा जाएगा और जो नीचे के लोग हैं उनमें अब उनके हितों की सुरक्षा के प्रति जो राज्य का उत्तरदायित्व है वो कम होगा और कोई ख़ास तवज्जो उसको दिया नहीं जाएगा। और इसी पृष्ठभूमि में फिर वो पेपर लीक होता है, क्योंकि पेपर लीक क्या करता है कि एक विशेष भूमिका निभाता है कि नीतिगत जो असमानता है उसको और प्रखर बनाने के लिए आप पेपर लीक कराते हो, क्योंकि जब पेपर लीक होता है तो वो पेपर सब कोई नहीं खरीद सकता है। लीक पेपर खरीदने के लिए आपको 30 लाख, 40 लाख, 20 लाख ऐसा पैसा चाहिए। ऐसा पैसा मध्यम वर्ग जो रोज़ कुआं खोदता है, रोज़ पानी पीता है, उसके पास होता नहीं है। ठीक है ना। और ये इसीलिए जो है, जो पेपर लीक है वो स्ट्रक्चरल जो इनइक्वालिटी है, व्यवस्थागत जो असमानता है, उसको और ठोस बनाता है। और यही कारण है कि आप देखेंगे जो पेपर लीक होते हैं उस पर कोई, उनके दोषियों को कोई व्यापक दंड दिया जाता नहीं है। मैंने तो रंजीत डॉन का आपको बताया, उनको तो राजनीतिक प्रोत्साहन मिला। 2024 में जो पेपर लीक हुआ, 45 लोग को अभियुक्त माना गया, उन पे कानूनी कार्रवाई हुई, 44 लोगों को बेल मिल गया। बेल क्यों मिला? क्योंकि सीबीआई ने उचित समय में अपने केस को कंप्लीट नहीं किया, तो सब बेल पे निकल गए। सबसे इंटरेस्टिंग बात है, संजीव मुखिया, जिनको कहा जा रहा था कि ये मास्टरमाइंड है, उनके खिलाफ इनको कोई सबूत ही नहीं मिला, जबकि वो कई महीनों तक अंडरग्राउंड घूमते फिर रहे थे जब शुरू में पेपर लीक का खुलासा हुआ था। और ये संजीव मुखिया भी जो हैं, इनकी बहुत व्यापक राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थीं। अगर आप उस समय के अखबार पढ़ेंगे तो सब ये अटकल लगा रहे थे कि इनका पॉलिटिकल एम्बिशंस है। तो और सीबीआई किसकी है? केंद्रीय सरकार की है। राजनीतिक पार्टियां क्या हैं? जो केंद्रीय सरकार में भागीदार हैं और उन्हीं के शरण में आप जा रहे हो, या वो अपना काम सुचारू रूप से कर नहीं रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है कि एक बहुत बड़ी मिली भगत है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो इसके पीछे काम कर रहा है। और ये जो झटका लगा स्टूडेंट्स को, इसके चलते स्टूडेंट्स के बीच में एक व्यापक असंतोष था, क्योंकि 2024 में जब पेपर लीक हुआ उस समय भी काफ़ी शोर मचा और इन्होंने पॉलिसी बनाई पेपर लीक के खिलाफ।
एक एक्सपर्ट कमेटी को लगाया गया, एक्सपर्ट कमेटी ने कुछ सुझाव दिया, उस सुझाव में कुछ भी इन्होंने फॉलो नहीं किया, कुछ भी नहीं। आज अगर आप जाके नीट का वेबसाइट देखेंगे तो वो जो रिपोर्ट थी उसको उतार दिया गया है, क्योंकि उसमें ये बोला गया था कि पेपर पे एग्ज़ाम मत करो, डिजिटाइज करो। अब डिजिटाइज करेंगे तो फिर लैपटॉप कौन खरीद सकता है? बिल्कुल। गांव का बच्चा तो खरीद नहीं सकता है। बहुत जगह तो लाइट भी नहीं आती है। कोविड के समय हमने ये दर्दनाक घटनाएं देखी थी कि बच्ची बहुत मेधावी है, फादर के पास इतने पैसे नहीं है कि स्मार्टफोन खरीद के दे सके, तो पढ़ नहीं पा रही है। तो असमानता तो बढ़ेगी, जो समाधान भी दे रहे हैं उसमें भी असमानता बढ़ रही है। तो एक क्लियर कट स्ट्रक्चरल लॉजिक है। सरकार की जो उदारीकरण की नीति है, सरकार की जो नई शिक्षा नीति है, और इस तरह के जो मैनिपुलेशंस होते हैं एग्ज़ाम में। एक दूसरा संकट था जो यूथ को फेस कर रहा था, वो था बेरोज़गारी का संकट। क्योंकि आप देखिएगा कि जब नई आर्थिक नीति आई तो ये माना गया कि अब केंद्र आपको नहीं देगा, स्टेट सेक्टर आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं देगा, आप निजी सेक्टर उस जो कमी आएगी उसको फुलफ़िल कर लेगा। अब इस पे बहुत सारे काम हैं। जयति घोष का काम है द मार्केट दैट फेल्ड। ये देखा गया कि जो कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं उसमें पूंजी निवेश ज़्यादा होता है, जॉब का अपॉर्चुनिटी कम होता है। तो जॉब के अपॉर्चुनिटीज टाइटन हो रहे थे। और आप एक और चीज़ देखिएगा कि ऐसे एग्ज़ाम, ऐसी प्रतियोगिताएं जो नौकरी से संबंधित है, उनमें पेपर लीक की संख्या नीट से कहीं ज़्यादा है। मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में 115 बार पेपर लीक हुए हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा संख्या ऐसे पेपरों का है जो कि अपॉइंटमेंट्स के साथ जुड़े हुआ था। सबसे बड़ा स्कैम तो व्यापम का है, और सबसे रीसेंट जो है वो जो टेट का है। और उसके पहले जो एक और बहुत बड़ा हुआ था वो रेलवे में रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जो सडनली रूल अपना चेंज कर दिया था, जिसके चलते ईस्टर्न यूपी और बिहार में स्टूडेंट सड़क पे उतर आए थे, बर्बरता से दमन किया गया था उनका। दुर्भाग्य क्या था कि ये सारा कुछ चल रहा था, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रम में ये प्रोमिनेंटली फिगर नहीं कर रहा था। और जब पीटा था ईस्टर्न यूपी बिहार में बच्चों को, किसी राजनीतिक पार्टी ने उसको उठाया नहीं। अभी भी जो असेंबली इलेक्शन हुआ था उसके पहले नीतीश सरकार ने पिटवाया था स्टूडेंट्स, बिल्कुल सबने देखा, और किसी ने नहीं उठाया इसमें कि शायद नीतीश हमारे साइड आ गए। तो अब ये जो तरीका था, इसके चलते छात्रों के बीच में एक असंतोष फैला हुआ था। तो जब सीजेपी ने आगे सुप्रीम कोर्ट के जज के अपमान का उपहास उड़ाया और कॉकरोच जनता पार्टी फ्लोट कर दी, उसमें भीड़ आ गया। और यही कारण है कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो इस असंतोष को टैप करने में सफल हुई। सब एक चीज़ हम ये भी समझना चाहेंगे कि अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट, पहले एचआरडी और ये, तो इस पे आरएसएस की इतनी सख्त नज़र क्यों है? क्योंकि पहले जो प्रधान भी बहुत क्लोज थे, अब जो मौजूदा बनाए गए हैं वो भी, तो इसके पीछे क्या रीज़न? नहीं, वो ये एक दूसरा लॉजिक है, क्योंकि इसका भी एक लंबा चौड़ा इतिहास है। चूँकि मैं इतिहास पढ़ाता हूँ, आरएसएस की शिक्षा पे बहुत दिनों से नज़र है। जब संयुक्त विधायक दल आया था पावर में कुछ राज्यों में, कांग्रेस को पहली बार हरा के, और ये संयुक्त विधायक दल की सरकारें फिर गिर गई थी। और गिरने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि वो शिक्षा मंत्रालय मांग रहे थे और समाजवादी उनको देने के लिए तैयार नहीं
वो बोल रहे थे आप गृह मंत्रालय ले लो। लॉजिक ये था कि ये तो अगर छोड़ के निकल गए तो जो नेक्स्ट मंत्री आएगा पुलिस तो उसी की बात मानेगी। शिक्षा मंत्रालय दे दिया तो 30 साल तक लोगों के दिमाग का ये दही कर देंगे। तो ये बहुत दिनों से इनकी ये प्लानिंग थी, योजना थी कि शिक्षा मंत्रालय पे कब्जा जमाना है, ताकि बच्चा जब चेतन होता है उसी समय से इसकी विचारधारा को प्रभावित कर देना है। जो चॉम्स्की का था ना मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, ये उनका था और ये अब जाके उनका सपना पूरा हुआ है। आप देखिएगा कि जब अडवाणी जी मंत्री बने थे मिली जुली सरकार में, तो उन्होंने प्रसारण मंत्रालय को पकड़ा था और जितने अपने लोग थे उनको भरा था, और आज की तारीख में उनमें से बहुतों को गोदी मीडिया का ये दिया जाता है। वो नहीं के लोग हैं, वो पूरे दिन आपको यही बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। और गोइबल्स ने कहा था कि झूठ को 10 बार दोहराओ तो लोग सच मान लेते हैं। तो ये इनका कारण है, क्योंकि विचारधारा पे ये अपना नियंत्रण चाहते हैं। इसका निजीकरण से इमीडिएट कोई रोल नहीं है, इसका रोल है भारत में राजनीति में फांसीवाद को बढ़ाना, क्योंकि निजीकरण मोनोपोली को लीड करता है, फासिज्म को लीड करेगा ये अनिवार्य नहीं है। कर सकता है, करेगा अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर आप आरएसएस जो है उसमें एक फिर वैचारिक हस्तक्षेप करता है, जिससे कि जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन हो रहा है उदारीकरण के चलते, उस पे जो है एक दक्षिणपंथी विचारधारा हावी हो जाए और तब फांसीवाद की भूमिका तैयार हो जाती है। सर, हम ये भी समझना चाहेंगे कि अभी जो बताए जा रहे हैं कि इतने सख्त कानून कर दिए गए हैं, इतना जुर्माना होगा, इतना ये होगा, लेकिन अगर सरकार चाहेगी तो इन सब के बिना भी पेपर लीक रुक सकता था, रुक सकता है। लेकिन अब ये सब दिखावा हो रहा है या ये हकीकत है, या इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा या नहीं? देखिए, एक बात तो तय है कि कानून को सख्त करने से जुर्म रुकता नहीं है। मर्डर पे डेथ सेंटेंस है, ऐसा थोड़ी है कि मर्डर्स रुक गए, वो तो होता है क्योंकि उसका कारण कहीं और है। तो अगर आप शिक्षा में निजीकरण की नीति को बढ़ाते रहेंगे तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पेपर तो लीक होंगे ही होंगे। आप ये बात तो मान लो, क्योंकि जो व्यक्ति ट्यूशन में 5 लाख रुपया प्रतिवर्ष अपने बच्चे के लिए खर्च कर रहा है, वो फिर ये पूरी कोशिश करेगा कि वो 5 लाख रुपये बेकार ना जाए। इसका सीट सिक्योर कराना है किसी भी कीमत पे, ठीक है ना? तो उससे एक अपॉर्चुनिटी तैयार होता है इस तरह की प्रक्रिया का, एग्जामिनेशन के मोनोपोली का। उसका अगर आप समाधान नहीं करेंगे तो आप ये कानून बना लीजिए, उससे तो कोई विशेष फ़र्क पड़ेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि कानून को इम्प्लीमेंट कौन करता है? हमारे जैसे ही हाड़ मांस के लोग करते हैं, उनके भी निजी हित होते हैं, उनकी भी कमज़ोरियाँ होती हैं, वो सब एक्सप्लॉइट हो जाती हैं। नहीं तो रंजीत डॉन चुनाव कैसे लड़ लेता? बिल्कुल, कैसे लड़ लेता? और इनको बेल कैसे मिल गई? तो ये है, ये जो कानून बना है इसमें आप देख लीजिएगा ज़्यादातर रिकमेंडेशन वही आएंगे जो 2024 में भी आए थे, और वो पेपर लीक की प्रक्रिया को रोक देंगे या एग्जामिनेशन मैनिपुलेशन की प्रक्रिया को रोक देंगे, इसकी गुंजाइश बहुत कम है। क्योंकि जब तक ये परीक्षा प्रणाली के केंद्रीयकरण पे रोक नहीं लगाएंगे, तब तक इस तरह का व्यापक मैनिपुलेशन की घटना को रोकना बहुत मुश्किल है। ये
सब हम वापस प्रोटेस्ट पे आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। इतनी मजबूत सरकार, चाणक्य नीति कही जाती है, तो क्या ये जो अंडर करंट चल रहा था इसको कैलकुलेट नहीं कर पाई या खुद होने दिया? इसको लोग बड़ा कंफ्यूज हैं, क्योंकि जिस तरह से परमिशन मिलती है, जिस तरह से कोई इंसान आता है, क्योंकि आप और कोई हम करें तो हमें इस तरह से नहीं दिया जाता। फिर आपने सुनील अम्बेडकर जी का बयान भी आरएसएस वालों का आया था कि भाई स्टूडेंट्स को अधिकार है। फिर बीजेपी का भी इंडियन एक्सप्रेस में छपा था कि जब ये सब शुरू हो रहा था, लेकिन उसके बाद फिर कहानी एकदम से यूँ बदल गई। तो ये सब चीज़ों में क्या छुपा हुआ ये समझना चाहिए। इसमें है क्या ना कि एक बार इंडिया अगेंस्ट करप्शन बना था जी। और फिर नूरानी साहब ने उनके सारे भेद खोल के सबके सामने रख दिए। उसके चलते क्या हुआ है कि एक बार जब आदमी दूध से जलता है ना तो फिर छाछ भी फूक फूक के पीता है। उसके बाद फिर वांगचुक साहब का स्टेटमेंट आ जाता है कि मेरी तो दीपके से मुलाकात सक्सेना साहब ने करवाई है, जो कि मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो लोगों के मन में शंका शुबा तो थी, और बीजेपी को भी ये लग रहा था कि हम सीजेपी को कंट्रोल कर लेंगे। ये बात तो तय है, क्योंकि आप देखिए सीजेपी जब आती है तो उसको आने दिया जाता है, धरने पे बैठने दिया जाता है। वांगचुक साहब आते हैं, उनको आने दिया जाता है। लद्दाख के लिए आते हैं तो नहीं आने दिया जाता है, इसके लिए आने दिया जाता है। आके वो धरने पे बैठते हैं, फिर प्लेटफॉर्म किसी को शेयर नहीं करने देते हैं अपना। हाँ, अकेले बैठ। हाँ, जब लेफ्ट स्टूडेंट्स भी हंगर पे स्ट्राइक पे बैठते हैं तो उनसे कहा जाता है आप ना अलग बनाओ अपना। तो ये तो तय था कि वो ये चाह रहे थे कि मूवमेंट ऐसे लोगों के हाथ में रहे जिनसे फ्यूचर नेगोशिएशन हो सके, और ऐसा वो इसलिए चाह रहे थे क्योंकि उन्होंने देखा था कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन को उन्होंने कैसे यूज़ किया था। और इसमें मैं आपकी भूमिका बहुत ही नेगेटिव मानता हूँ, क्योंकि आपने क्या किया कि भारत में जो मध्यम वर्ग की पॉलिटिक्स थी वो एक आलोचनात्मक पॉलिटिक्स हुआ करती थी, बहुत ही क्रिटिकल पॉलिटिक्स थी, क्योंकि इंटेलेक्चुअल्स वहीं से निकलते थे और इंटेलेक्चुअल्स पब्लिक ओपिनियन को बिल्ड करते थे। उन्हीं लोगों ने इमरजेंसी के खिलाफ माहौल खड़ा किया था। आपने क्या किया कि मध्यम वर्ग की पॉलिटिक्स को डिपोलिटिसाइज कर दिया। क्यों डिपोलिटिसाइज किया? कि उसने कहा ये देखो सेकुलरिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म डिबेट महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है कि प्रशासन सुचारू रूप से चलना चाहिए। ठीक है, आप उनके नीतियों को देखें। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि कम्युनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को नेचुरलाइज किया। अब उसके मैं आपको दो एग्जाम्पल दूंगा। केजरीवाल साहब ने कहा था कि जब रूपी डिवैल्यू हो रहा था कि इस पे सरस्वती का फ़ोटो चिपका दो, तब वो डिवैल्यू नहीं होगा। आपको याद होगा ये कमेंट उन्होंने दिया था। और दूसरा, जहाँ भी चुनाव देने जाते हैं, चुनाव के लिए पहला उनका होता है कि हम आपको तीर्थ यात्रा फ्री कराएंगे। अब सरकार ट्रैवल एजेंसी तो है नहीं। तो इससे क्या हुआ कि बीजेपी वही बात बहुत ही भद्दे तरीके से कहती है, उसी बात को वो ऐसे कहते थे कि ये आर्ग्यूमेंट्स नेचुरलाइज हो गए। और इसका कारण क्या हो गया कि मध्यम वर्ग की पॉलिटिक्स डिपोलिटिसाइज हो गई, और दिल्ली के चुनाव में इसका असर दिखाई देता है। अब तो वो असर भी गया, लेकिन वो दिखाई दिया 2 चुनाव में, और वो मजाक बात नहीं है 10 साल तक इस असर को देखना कि पहले आप फिर बीजेपी। ठीक है ना, विधानसभा में आप, केंद्रीय सरकार में बीजेपी। ये मतलब पूरा लखनवी अंदाज है, पहले आप फिर बीजेपी। और इतने आसानी से वही वोट बैंक शिफ्ट हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वैचारिक स्तर पे आपने कोई कैंपेन खोला ही नहीं, और जिस जगह पे आप कैंपेन खोल रहे थे वो उस विचारधारा पे था जहां आरएसएस बहुत कंफर्टेबल है। आरएसएस तिरंगा यात्रा निकालता था, ये भी निकालते थे।
वो 110 फुट का निकालते थे झंडा, तो ये 120 फीट का निकालते थे झंडा। तो उसमें क्या हुआ कि एक जो सेक्युलर ऑल्टरनेटिव था, एक जो सेक्युलर इमेजिनेशन था पॉलिटिक्स का, वो बैकग्राउंड में चला गया और इसका खामियाजा हम लोगों ने भोगा। और इसमें जो छात्र आंदोलन हुआ उसको लेके मैं बहुत ही एहसानमंद हूँ कि उन्होंने दोबारा इस डिबेट को खड़ा कर दिया है, वैचारिकी के डिबेट को जो आप नहीं कर पाया था। खैर, सीजेपी जो था, अगर आप उसके कार्यक्रम को देखेंगे, क्योंकि जो एलजी साहब ने मिलवाया नहीं मिलवाया वो सब तो दिगर बातें हैं, आप उनके पॉलिटिक्स को देखिए। जहां उन्होंने प्रोटेस्ट किया सब महानगर हैं, बेंगलोर में किया, मुंबई में किया, फिर दिल्ली आए। यहाँ पे संभ्रांत शिक्षित वर्ग की संख्या भारत के अन्य क्षेत्रों से ज़्यादा होती है और यही कारण है कि आपका भी पहला एक्सपेरिमेंट दिल्ली में सफल होता है। इट्स बेसिकली अ मिडिल क्लास एस्पिरेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, फिर आप आते हैं दिल्ली में और दिल्ली में आप एक कार्यक्रम करते हैं। कार्यक्रम आप किस पे करते हैं? नीट का पेपर लीक। शिक्षा नीति पे आप कुछ नहीं बोलते हैं। शिक्षा के निजीकरण और नई शिक्षा नीति से इसका क्या संबंध है, कैसे गरीब गुरबे को नुकसान हो रहा है नई शिक्षा नीति से, आप कुछ नहीं बोलते हैं। एक फोकस नीट। और ये टैक्टिकल रीज़न भी हो सकता है, लेकिन उनका रीज़न टैक्टिकल नहीं था, क्योंकि फिर आप 3 प्रधान मांग रखते हैं। पहला, प्रधान साहब का रेजिग्नेशन। और प्रधान साहब का रेजिग्नेशन क्यों? क्योंकि वो इनएफिशिएंट है। 2 बार आपने आपके मंत्री रहते हुए पेपर लीक हुआ। अब देखिए ये जो कितना लिमिटेड डिमांड है, क्योंकि आपने पेपर लीक के मामले को एक सिस्टमिक फेलियर को छोड़ के एक व्यक्तिगत फेलियर पे रिड्यूस कर दिया। और आपने करप्शन पे भी यही किया था। करप्शन तब तक होगा जब तक समाज में राजनीति असमानता पर आधारित है। जिसके पास राजनीतिक शक्ति ज़्यादा है उसके पास करप्शन का अपॉर्चुनिटी है। जब तक आप समता पर आधारित राजनीति को खड़ा नहीं करेंगे, करप्शन कोई नहीं रोक सकता है। और आपने क्या कर दिया? उसको व्यक्तिगत फेलियर पे ले गए, मोरालिटी का क्वेश्चन बना दिया कि मैं कट्टर ईमानदार होंगे। फिर आप भैया लैंड रोवर पे क्यों चलते हो? आपने तो कहा था आप मारुति पे चलोगे। क्योंकि पूरा जो अंडरस्टैंडिंग था ना, वो मोरालिटी के टेरेन पे ले गए। एक जो स्ट्रक्चरल लॉजिक था उसको उन्होंने हटा दिया। यही इनमें दिखाई देता है कि ये इनएफिशिएंट मिनिस्टर है। एफिशिएंट मिनिस्टर ले आओ। मतलब ये वही हो गया कि जल्लाद जो है इनएफिशिएंट है, अच्छे जल्लाद को लाओ। दूसरा डिमांड इनका क्या था? दूसरा डिमांड इनका ये था कि जो 25 छात्र की आत्महत्या हुई है उनको आप कॉम्पनसेशन दो और वाजिब कॉम्पनसेशन दो 1 करोड़ का। और तीसरा डिमांड था कि जो लोग धरने पे आए थे उन पे पुलिस कार्रवाई नहीं होने। मतलब तीनों जो मुद्दे थे उसमें 2 तो सीधे सीधे नीट से लिंक थे। एग्ज़ाम का तो आपने कोई सिस्टमिक एनालिसिस किया नहीं। एग्ज़ाम एजुकेशन का आपने कोई सिस्टमिक आलोचना किया नहीं। और फिर प्रधान साहब ने जैसे ही रिज़ाइन किया आप उठ गए। अब आप उठ गए तो मूवमेंट को तो झटका लग गया और राज्य को अपॉर्चुनिटी मिल गई। क्योंकि उसके बाद आप देख लीजिए अब तक चल रहा है पुलिस कार्रवाई, अभी तक चल रहा है। क्योंकि उसमें एक पुछल्ला छोड़ दिया है जो एंटी सोशल एलिमेंट है। और ये सबसे बड़ी बात है कि जब भी आरएसएस अटैक करता है ना, वो लीगल और एक्स्ट्रा लीगल दोनों इंस्टीट्यूशंस को यूज़ करता है।
लीगल इंस्टीट्यूशन तो है, एफआईआर, पुलिस, प्रशासन। एक्स्ट्रा लीगल इंस्टीट्यूशन उनके लोग हैं जो दस्ते बना बना के जाते हैं और पिटाइयाँ लगाते हैं, वो भी हो रहा है। तो ये था। और फिर आपने जो अन्य प्रकार के राजनीतिक संगठन थे इस मूवमेंट से जुड़े हुए, उनसे अपनी दूरियां बना ली, क्योंकि जो संसदीय पार्टियां थीं उसकी आपने उनके प्रति भी आपने कटाक्ष किया, कांग्रेस के प्रति तो कुछ ज़्यादा ही किया, और लेफ्ट वालों को अपने साथ बैठने नहीं दिया। लेकिन इसके बावजूद देखिए इस मूवमेंट का बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और ये अचीवमेंट ना तो सीजेपी के चलते हैं, ना लेफ्ट के चलते हैं, ना संसदीय पार्टियों के चलते हैं। वो अचीवमेंट क्या है कि इतने सारे अंतर्विरोधों के बावजूद 25 तारीख तक मूवमेंट एक तनी हुई मुट्ठी के जैसा था, उसमें विभाजन होने नहीं दिया। और इसका कारण क्या था? जो भारी संख्या में छात्र आए, ये बीजेपी को डर लग रहा था कि भारी संख्या में छात्र ना आए, और आंदोलन के ख़त्म करने के पृष्ठभूमि के रूप में इन्होंने वांगचुक साहब को उठाया था, क्योंकि वो चाह रहे थे कि जो धरने का प्रतीक बन रहा है उसको हटा दिया जाए। प्रतीक की राजनीति आरएसएस बहुत करता है। जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन हुआ तो अन्ना को ले आए थे, और फिर उसको अन्ना को गांधी से उसकी तुलना करने लगे थे। अब ये तो बहुत भद्दा मजाक है गांधी के साथ। और अब आप वांगचुक को ले आते हैं, वो गांधी पार्ट 2 बन जाते हैं या अन्ना पार्ट 2 बन जाते हैं। फिर उस प्रतीक को आप जेल वहाँ ले जाएंगे, अस्पताल। अब वहाँ जाके वो कहते हैं हमको 5 सितारा अस्पताल चाहिए जी। गांधी तो ऐसा कभी नहीं कहते, वो तो 3rd क्लास में चलते थे। और फिर वहाँ जाने के बाद आप देखिए उनका एटीट्यूड कैसा नर्म पड़ा, कि प्रधान के रेजिग्नेशन पे भी वो मशवरे पे उतर गए, रेड लाइन नहीं रहा। तो ये वो चाह रहे थे, ये हो नहीं पाया, क्योंकि यहाँ उन्होंने जो यूथ का असंतोष था ना, उसको अंडर एस्टिमेट कर दिया। क्योंकि जब यूथ ने देखा कि जो आराम से बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, इतनी मुश्किल से 19 दिन हड़ताल चला, बच्चों ने तो 23 दिन तक हड़ताल किया, किसी को कुछ नहीं बोल रहे हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं जो कि असामाजिक हो या समाज में असंतोष फैलाए, उनको आप इस बर्बरता से पीट रहे हो। तो लोगों के बीच ना एक नैसर्गिक नैतिकता होती है। भारत में ना आप किसी से भी बात करो, जो घूस लेता है उससे भी करो, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, वो बोलेगा कि घूस लेना होता तो खराब है, लेकिन क्या करें, एक नैसर्गिक नैतिकता होती है लोगों में, जिसको कुछ विद्वान थे वो मोरल इकोनॉमी कहते थे। तो वो जो था ना, वो ठेस पहुंच गया लोगों को कि यार ये तो नाजायज़ है। कश्मीर में जब तक गोली चलती थी ऐसा नहीं लगता था, ये तो अपने बच्चों को पीट रहे हैं। और उससे जो जन सैलाब पैदा हुआ, उसका ऐसा प्रेशर पड़ा कि वांगचुक के थ्रू जो कॉम्प्रोमाइज़ की गुंजाइश थी वो ख़त्म हो गई। और आप देखेंगे कि सीजेपी भी कॉल वापस लेने के लिए उसके बाद तैयार नहीं हुआ। और वहाँ आप देखेंगे कि जो पार्लियामेंट्री अपोजिशन था और जो लेफ़्ट ग्रुप्स थे, उनको बहुत नैतिक बल मिला, बहुत बड़ा नैतिक बल मिला। और ये इस छात्र आंदोलन की जितनी तारीफ़ इस पे की जाए कम पड़ेगी, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि जो क्रांतिकारी राजनीति थी हमारे जनरेशन के साथ ख़त्म। मैं बहुत डिप्रेस्ड रहता था। ये पहली बार मुझे लगा कि ये कोई नहीं ख़त्म कर सकता भारत में इस तरह की आलोचनात्मक राजनीति को, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो स्टूडेंट का दबाव पड़ा ना, वो भारत में राजनीति के जोग्राफिया को बदल दिया। ये मजाक बात नहीं है कि ऐसा देश जो आज फांसीवाद के कगार पे खड़ा है, वो तो कुछ राज्य हैं जो इनकी बात नहीं मान रहे हैं। दक्षिण के राज्य पंजाब, कश्मीर,
और नॉर्थ ईस्ट में जो गैर संसदीय राजनीति वहाँ चलती है वो नहीं मान रहे इनकी बात, नहीं तो फांसीवाद तो ये कल का ला चुके होते। तो ऐसे हालात में राजनीति के जोग्राफिया को बदल देना मामूली चीज़ नहीं है, क्योंकि जब छात्र आंदोलन के लिए खड़े हो गए उसके पहले का अगर आप अखबार देखें तो बात किस पे हो रही थी। आज बीजेपी ने 20 सांसद तोड़ दिए, आज बीजेपी ने 6 सांसद तोड़ दिए, 3/4 बहुमत में अब इनको मात्र 22 सांसद चाहिए, वो भी जुगाड़ हो जाएगा। और अब भारत में एक 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा और डिलिमिटेशन भी होगा। यही था ना डोमिनेंट पॉलिटिकल डिस्कोर्स। जब छात्र उतर गए, जब वांगचुक को उठा के ले गए, उसके बाद आप देखो किस पे विवाद हो रहा था, शिक्षा नीति। और जो छात्रों को पिटवाया है उस पे केंद्रीय सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी। पूरा का पूरा जो संसद था वो पॉलिटिक्स से एनर्जाइज हो गया, और वो अपोजिशन पार्टी जो सर्वाइवल का फाइट कर रही थी, शिवसेना ने महाराष्ट्र में शिवाजी पार्क को भर दिया, और उससे जो अब इनका संगठन बनेगा उसको तोड़ लेंगे। ये जिनको टूटना था वो गए, अब जो नए आएंगे वो नहीं जाएंगे। तृणमूल बंगाल में, सीपीएम बंगाल में जो सियालदा में हुआ है, उतना बड़ा आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन के बाद पहली बार हुआ है। ऐसा बिहार में जितना बड़ा उन्होंने पटना में किया है एजिटेशन। तो आप देखिए कि पॉलिटिक्स को इन्होंने संसद में एनर्जाइज कर दिया, और पॉलिटिक्स में ऑपोजिशन पार्टी को सांगठनिक रूप से एनर्जाइज कर दिया, और इसका बहुत दूरगामी परिणाम होगा, विशेष रूप से कांग्रेस के लिए और ऑपोजिशन गठजोड़ के लिए। आप देखिए कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पहुंच गई प्राइम मिनिस्टर के घर और धरने पे बैठ गई, और पूरा पॉलिटिक्स जो शेप हुआ वो हुआ ऑपोजिशन वर्सेस मोदी। अब आप इसका मतलब समझिए प्रतीकात्मक। एक अकेला सब पर भारी था, अब एक अकेला निपट अकेला हो गया। मतलब समझ रहे हैं आप कि ऐसा आदमी जो बच्चों के डर से छिपा बैठा है, इसका पॉलिटिक्स आप समझिए क्या ताप लाया है पॉलिटिक्स में। और उसके बाद आप देखिए जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो छात्र 23 दिन तक धरने पे बैठे थे, वांगचुक साहब तो 19 दिन ही बैठे, जो 23 दिन तक धरने पे बैठे थे वो डायस पे थे। और डायस पे जब गए, बीजेपी ने समझ लिया कि अब हालत ये हो गई है कि अब हमने टैक्टिकल रिट्रीट नहीं किया तो ये आंदोलन हमारे हाथ से निकल के ऑपोजिशन के हाथ में चला जाएगा। ठीक है ना। और इमीडिएटली उन्होंने प्रधान का रेजिग्नेशन करवाया। अब इससे कांग्रेस को और ऑपोजिशन को क्या फ़ायदा है, 1 मिनट में उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। क्योंकि देखिए इंडिया में जो रीजनल पॉलिटिक्स है ना, वो हमेशा सेंट्रल पॉलिटिक्स के खिलाफ खड़ी होती है। जैसे इमरजेंसी के समय बेसिकली प्रांतीय पार्टियों का गठजोड़ था, लेकिन ये गठजोड़ स्थिर तब होता है जब कोई ऑल इंडिया पार्टी उसको प्लेटफॉर्म देती है, कोई ऑल इंडिया संगठन। तो इमरजेंसी का सक्सेस इसलिए हुआ था कि आरएसएस के पास एक ऑल इंडिया संगठन था, जिस ढांचे का इस्तेमाल किया प्रांतीय पार्टियों ने एक व्यापक गठबंधन बनाने के लिए। इंडिया गठबंधन का जो फेलियर हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस अब वो है जो कि ऑल इंडिया पे प्रेजेंट है, लेकिन कांग्रेस का सांगठनिक ढांचा कमज़ोर है और उसका वोट बैंक कम है। जो राहुल गांधी ने इस बार किया है उससे इतना तो तय है कि एक ऐसे वर्ग में कांग्रेस फिर से पहुंचेगा जो उसके हाथ से इमरजेंसी के बाद निकल गया था, वो है
शिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग, जो कि इमरजेंसी के बाद उसका रुझान एंटी कांग्रेस था, ठीक है ना। और ये राहुल गांधी ने पहले भी कोशिश की थी, किसान आंदोलन के समय भी, कोविड के समय भी, सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसमें जाके हुआ है। और इसका होगा क्या कि इससे जो इंडिया गठबंधन है उसको स्थायित्व प्रदान होगा, और मोदी के लिए ये ज़्यादा बड़ी चुनौती खड़ी करेंगे, यूपी के चुनाव में भी और 29 के चुनाव में भी। अब आते हैं छात्र आंदोलन की दूसरी चीज़ में, क्योंकि देखिए छात्र आंदोलन जो है ना, इसके प्रारूप को समझना ज़रूरी है। इसका प्रारूप क्या है कि ये एक कॉम्पोजिट आंदोलन है। इसको हम लोग तो पुराने मार्क्सवादी हैं, इसको हम लोग यूनाइटेड फ्रंट बोलते थे, मास पॉलिटिक्स, जहाँ विभिन्न प्रकार के संगठन, विभिन्न विचारधाराएं किसी एक ज्वलंत मुद्दे पे एक साथ आती हैं। और वो ज्वलंत मुद्दा कौन प्रोवाइड कर रहा था? जो स्पॉन्टेनियस छात्रों का भीड़ उमड़ा था, वो प्रोवाइड कर रहा था। तो ये जो कॉम्पोजिट मूवमेंट था, ये आपके आंदोलन से इसके सबसे बड़े डिफरेंस थे, क्योंकि आपका जो आंदोलन था उसमें जो पूरा नियंत्रण था वो अरविंद केजरीवाल और उनके द्वारा मनोनीत लोगों का था। अब जो आया उसमें कोई भी संगठन दूसरे संगठन को कंट्रोल नहीं कर सकता था, और इससे क्या हो गया कि जो संगठन का स्वरूप था वो मल्टीपोलर हो गया। एक पोल पे सीजेपी था, उसका प्लेटफॉर्म अलग था, एक पोल पे लेफ्ट था, उसका प्लेटफॉर्म अलग था, एक पोल पे संसदीय पार्टियां थी, उसका प्लेटफॉर्म अलग था। अब आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे कैसे? एक से करोगे तो दूसरा आगे बढ़ा देगा। और यही कारण है कि बीजेपी ने जो ख्याली पुलाव पकाए थे कि हम तो यूज़ कर लेंगे, हमने पहले भी किया था, अब फिर कर लेंगे, वो धाराशायी हो गया। क्योंकि जब ये वांगचुक गए और फिर उन्होंने डिमांड को डाइल्यूट करने की कोशिश की, वो चला नहीं, क्योंकि जो नीचे से ताप उभर रहा था वो रेजिग्नेशन से कम मानने के लिए तैयार नहीं था। एक बात है, और इसीलिए इस मल्टीपोलैरिटी को समझने की ज़रूरत है, और ये मल्टीपोलैरिटी इस मूवमेंट को किधर ले जाएगा उसको समझने की ज़रूरत है। अब अगर इसको समझना है तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जब जन आंदोलन होते हैं, जो कॉम्पोजिट होते हैं, वो हर समय एक गति पे नहीं चलते हैं। उसका होता है, उसमें उभार के क्षण आते हैं, स्थिरता के क्षण आते हैं, राइज का, फिर स्टैग्नेशन, फिर राइज, फिर स्टैग्नेशन। ये है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये देखा गया है। राष्ट्रीय आंदोलन में भी आप देखेंगे, आंदोलन होता था, फिर शांत होता था, फिर आंदोलन होता था। तो शुरू में अगर आप आंदोलन देखेंगे तो बहुत धीमे धीमे चल रहा था, और उसका एक कारण तो था कि इन्होंने टैक्टिकल ब्लंडर किया था। सीधे हंगर स्ट्राइक से कभी नहीं शुरू किया जाता है, और ख़ास तौर से ऐसी सरकार के खिलाफ। आपको याद है ना, प्रोफेसर अग्रवाल थे आईआईटी के, 119 दिन हंगर स्ट्राइक पे बैठे, मर गए, इनके कान पे जू तक नहीं लगी। तो ऐसे सरकार के खिलाफ हंगर स्ट्राइक पे तब बैठना चाहिए जब आपने आंदोलन का मोमेंटम प्राप्त कर लिया है। तो शुरू में ये धीमे चल रहा था, और शुरू में जो इस मूवमेंट को सस्टेन कर रहा था वो विश्वविद्यालय में जो लेफ़्ट यूनियन के कार्यकर्ता थे वो कर रहे थे। आप तो वहाँ गए थे, मैं तो तबीयत ठीक नहीं रहती, अब जा नहीं पाता हूँ, लोगों से फ़ोन पे बात करता हूँ, न्यूज़पेपर्स पढ़ता हूँ, उसी से पता चलता है मुझे। कुछ दोस्त हैं जो अभी भी जाते हैं, उनसे पूछता हूँ, तो वो चला रहे थे। तो वो फेज़ जो था वो इनिशियल फेज़ था। ये इनिशियल फेज़ फिर मास फेज़ में गया। मास फेज़ में गया जब इन्होंने छात्रों को पिटवा दिया और वांगचुक साहब को ज़बरदस्ती उठा लिया।
उसके बाद जन सैलाब भड़क गया। वो था आपका मास फेज, और उस मास फेज को ये कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि उनको लगा था वांगचुक को अलग करके हम हैंडल कर लेंगे, और उसकी पूरी कोशिश चल रही थी, और उसमें इनको पूरा भरोसा था हो जाएगा, क्योंकि वांगचुक साहब के धर्मपत्नी जो है उनकी जो विचारधारा है वो दक्षिणपंथी है। उनके इंटरव्यू वगैरह से जो प्रतीत होता है, मतलब वो संस्कृत लाना चाहते हैं। अब इनको कौन समझाएगा कि संस्कृत जो है वो एक विशेष वर्ग का भाषा था, जब ये कहा जाता था कि दलित अगर कोई श्लोक सुन ले तो उसके कान में जलता हुआ पारा डाल देना चाहिए। तो ये सब था। खैर जो भी है, तो इनको पूरी उम्मीद थी, वो हो नहीं पाया जन आंदोलन के दबाव में, और जो बात हम लोग पहले ही चेक कर लिए हैं। फिर क्या होता है कि बीजेपी समझ जाती है कि अब ये मूवमेंट जो है पार्लियामेंट्री ऑपोजिशन के पास खिसक रहा है। जो मैंने बताया, प्लेटफॉर्म शेयर किया, इन्होंने इमीडिएट रिट्रीट मारा और प्रधान से करा दिया रिज़ाइन। और वहाँ पे सीजेपी ने एक बहुत बड़ा टैक्टिकल ब्लंडर किया, क्योंकि रिज़ाइन कब होता है? वीकेंड पे। आप टाइमिंग देखिए, क्योंकि पॉलिटिक्स में टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपने वीकेंड पे प्रधान को रिज़ाइन करवाया, और वर्चुअली सीजेपी के जो नेगोशिएटर्स थे उनको ये किया कि फौरी तौर पे वापस ले लो। आपको याद होगा, मैंने वो देखा था कि वो कह रहे हैं जो स्टेट मिनिस्टर हैं होम के कि इमीडिएटली आप कॉल ऑफ करो जी, इमीडिएटली। और फिर वो कहते हैं हाँ कॉल ऑफ हो गया। ये बहुत बड़ा टैक्टिकल ब्लंडर था, क्योंकि बाकी दो डिमांड पे वो कह रहे थे कि हम अपना रिटर्न प्रस्तावना ट्यूसडे को देंगे। मंडे को पार्लियामेंट का सेशन फिर से बैठता, ट्यूसडे तक बैठने में दिक्कत क्या थी? कौन कह रहा है कि आप 5 महीने बैठ जाओ? 2 दिन बैठने में दिक्कत क्या थी? क्योंकि पार्लियामेंट एक बार कन्वीन होता तो इन दोनों पे आपको रिटर्न एश्योरेंस मिल जाता, और आपने प्रेशर रिलीज़ कर दिया। प्रेशर रिलीज़ हुआ तो बीजेपी जो है, एक बार प्रेशर रिलीज़ होता है ना, फिर पुराने ढंग पे आ जाती है। क्योंकि किसान आंदोलन में आप देखो 750 किसान मर गए, फिर भी नहीं गए। तब क्या किया इन्होंने? काले कानून वापस ले लिए, और उसके बाद एमएसपी आज तक नहीं दिया। एक बार जब किसान उठ गया तो बीजेपी पे प्रेशर जैसे ही ख़त्म होता है, बीजेपी पॉलिसी फॉर्मुलेशन बंद कर देती है। जैसे टूथपेस्ट में जब तक आप दबाव बनाए रखते हो पेस्ट निकलता है, उठाते के साथ रुक जाता है। तो बीजेपी अक्सर हाँ इस तरह के टैक्टिकल कॉम्प्रोमाइज़ करती है, और ये तीसरी बार हुआ है टैक्टिकल कॉम्प्रोमाइज़। पहला बार मीटू मूवमेंट हुआ था, जब अकबर साहब का रेजिग्नेशन लिया था, और उसके बाद तमाम बलात्कारियों का सपोर्ट किया है यूपी में। दूसरी बार किसान आंदोलन हुआ, मूवमेंट उठा, एमएसपी, उसके बाद मीटिंग ही नहीं बुलाई। और तीसरा इस बार, और इस बार जब इन्होंने किया, अब आप देखो कि पूरा इनका जो गेम प्लान है वो इस पर है कि किस तरह से छात्र आंदोलन को डिफ्यूज़ किया जाए कि ये दोबारा ना हो। और इसके लिए इन्होंने क्या किया, बिहार में AK-47 चलवाया, दिल्ली में तो पैलेट गन चला ही था। उसके बाद बिहार में जब बिहार बंद का कॉल हुआ था तो AK-47 जो आयशा ने दिया था, रेवोल्यूशनरी यूथ यूनियन और आयशा का कंबाइंड कॉल था, दोनों एक ही संगठन के मार्च फ्रंट से। AK-47 चलवाया, FIR बंगाल में बोला गुंडा एक्ट लगाएंगे, महाराष्ट्र में बोला नारकोटिक एक्ट में बंद कर देंगे, ये सब तो हम लोग जानते ही हैं। और फिर इन्होंने अपने जो एक्स्ट्रा लीगल दस्ते हैं वो छात्रों पे छोड़ने की प्रक्रिया आरंभ की, और वो ऐसे रुकने वाला है नहीं। वो आप देखिएगा लोगों का ये एड्रेस वैड्रेस सब लीक करेंगे, और इनको काफ़ी दिनों तक तंग किया जाएगा, ताकि अकेले जब आदमी रहता है ना तो मनोबल कमज़ोर होता है, जब संगठन में होता है आदमी तो मनोबल मजबूत होता है।
कि दोबारा ये ना जाए, क्योंकि कॉस्ट बहुत हैवी कर दो, ये वो कर रहे हैं। दूसरा ये क्या कर रहे हैं कि जो होता है ना प्रतीकात्मक, ये हम ला रहे हैं एंटी पेपर लीक, हाँ वो तो आप पहले भी लाए थे 24 में, उसका कोई भी आपने फॉलो किया? अभी भी आप लाओगे, क्या गारंटी है फॉलो होगा? सबसे बड़ी बात है कि आप नीट के प्रोसेस को डिसेंट्रलाइज क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि डीएमके जिसने सबसे पहले शुरू किया था उसने तो कहा था आप डिसेंट्रलाइज कर दो जी। जब वो दलित बच्ची थी, टॉपर थे, सुसाइड कर लिया था उसने, मार्मिक घटना थी, बहुत मार्मिक घटना थी। कोई भी व्यवस्थागत परिवर्तन ये नहीं कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं कि स्टेट को और पावर दे रहे हैं कि वो और पावर ले ले और फिर उस पावर से अपने पावर को फर्दर एक्सटेंड करे। तो ये इनका गेम प्लान है। अब दिक्कत क्या है इसमें कि छात्र जो हैं, ख़ास तौर से जो लेफ़्ट यूनियंस थे, वो इसके लिए राज़ी नहीं हो रहे हैं और वो लगातार इस बात पर दबाव बनाए हुए हैं कि जो हम पे पुलिस प्रताड़ना हुई है वो नीतिगत हुई है। बिना नीति के इस तरह से पुलिस क्यों करेगा? जैसे बिहार में भी आप देखिए, जो AK-47 चला वो तो तभी चला होगा ना जब इशू हुआ होगा, और इशू कैसे हुआ? जब ऊपर से आदेश आया होगा। तो ये उसके लिए ये राज़ी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है अगर वो चला तो बिहार में गृह मंत्रालय, केंद्र में गृह मंत्रालय, इनके अकाउंटेबिलिटी पे सवाल उठेगा। अब जो है, लेकिन अभी आंदोलन के स्थिरता की दौर है और जो लेफ़्ट यूनियंस हैं, मुझे जो समझ में आ रहा है वो CGP से दूसरा टैक्टिक्स अपना रहे हैं। क्योंकि CGP का टैक्टिक्स क्या था? मेट्रोपोलिसेस में, महानगरों में केंद्रीय एक बुलाओ और फिर ख़त्म करो। मतलब वो जैसा कैंपेन एंड एडवोकेसी का होता है ना, कि एक बड़ा जलसा बुलाओ, फ़ोटो खिंचवाओ और मीडिया के थ्रू पॉलिटिकल माइंड स्पेस को कैप्चर करो। लेफ़्ट वाले वो नहीं कर रहे हैं। वो इस पॉलिटिक्स को अब वहाँ लेके जा रहे हैं जहाँ छात्र मिलते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, राज्यों में। और आप देखिएगा कि जो लेफ़्ट का प्रयास है, ये मूवमेंट को एक डिसेंट्रलाइज तरीके से रन करेगा, जहाँ पर राज्य के ऊपर अब जो दबाव पड़ेगा वो यूनिवर्सिटी में छात्रों को एनर्जाइज करके ये जनरेट करेंगे। और जो नेक्स्ट फेज़ आएगा उसका जो स्वरूप होगा वो डिसेंट्रलाइज्ड होगा और उसका जो ऑब्जेक्टिव होगा टू एफिक्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द स्टेट। जो पुलिस रिप्रेशन हुआ है उसमें जो केंद्र का जो उत्तरदायित्व है छात्रों के ऊपर बर्बर आक्रमण करने के, उसको निर्धारित करने के लिए होगा, जो मेरी समझदारी बनती है। वैसे आपने बहुत अच्छे तरीके से पूरा समझा दिया और दर्शकों को भी समझ में आएगा कि कैसे हुआ, क्या हुआ और अब क्या होगा। अभी स्थिर है, फिर कुछ वक्त लगेगा लेकिन उठेगा, ये सब स्टूडेंट फिर आएंगे। चुनाव है ना, अभी यूपी में चुनाव है, यूनिवर्सिटीज़ के चुनाव हैं, ये मामला रंग पकड़ेगा, ऐसे नहीं जाने वाला है। चलिए शुक्रिया। और अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। तो हमें लगा कि ये बहुत ख़ास चर्चा है और आप लोग बराबर हमसे पूछ रहे थे आंदोलन के बारे में, तो इसी तरह की चर्चाएं द स्वतंत्र में जारी रहेंगी। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें। सर बहुत बहुत शुक्रिया।